प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम चर्चा करेंगे अरस्तु राजनीति विज्ञान का जनक क्यों कहलाता है या अरस्तु को प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक की संज्ञा क्यों दी जाती है। लेक्चर नंबर 53 जैसा कि हमने यहाँ नोट किया है, अरस्तु राजनीति विज्ञान का जनक या प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक के रूप में, मतलब अरस्तु को प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक क्यों कहा जाता है और ये कहा किसने है। वैसे तो ये बात मैक्सी ने कही है, मैक्सी ने कहा है कि भाई अरस्तु प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक हैं और ये बात सत्य भी है। तो आखिर अरस्तु को प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक क्यों कहा गया, अरस्तु को राजनीतिक विज्ञान का जनक क्यों कहा गया, जबकि अरस्तु से पहले ही व्यवस्थित रूप में राजनीतिक चिंतन की शुरुआत या श्री गणेश अरस्तु के गुरु प्लेटो के द्वारा कर दिया गया था। ठीक है, इसीलिए जो है प्लेटो को राजनीति विज्ञान का जनक ना कहकर राजनीतिक दर्शन का, राजनीतिक सिद्धांत का जनक कहा जाता है। किसको? प्लेटो को। प्लेटो को तो राजनीतिक सिद्धांत का, राजनीति दर्शन का जनक कहा जाता है, जबकि अरस्तु को, प्लेटो के शिष्य अरस्तु हैं, अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है इनको राजनीति विज्ञान का जनक, पिता, संस्थापक, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। ठीक है बेटा, आज का लेक्चर सभी राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि आपसे यहाँ पर कितने ही प्रश्न पूछे जा सकते हैं और मैं अक्सर बीए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के स्टूडेंट से पूछता हूँ, एमए के विद्यार्थियों से पूछता हूँ, तो विद्यार्थी इसका जवाब ही नहीं दे पाते। मैंने बहुत लगभग 25 वर्ष हो गई विद्यार्थियों से ये बात करते करते। मेरा फर्स्ट जब लेक्चर होता है तो मैं सबसे पहले ये पूछता हूँ कि आप जिस विषय का अध्ययन कर रहे हैं उसके पिता या संस्थापक कौन है, तो सबकी गर्दन झुक जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा, आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। आप राजनीति विज्ञान के, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट, आप सुप्रीम साइंस का अध्ययन कर रहे हैं, आप मास्टर साइंस का अध्ययन कर रहे हैं, मास्टर आर्ट का अध्ययन कर रहे हैं, मतलब सर्वोच्च विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं, स्वामी विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं। राजनीति विज्ञान स्वामी विज्ञान क्यों है, इसके ऊपर मैंने लेक्चर अपलोड कर ही दिया है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको ये नोट करना है, क्या एक विद्वान है मैक्सी, क्या नाम है? मैक्सी। मैक्सी ने कहा है, क्या कहा है कि अरस्तु, नोट करें आप, अरस्तु प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक हैं। किसने कही है बात? मैक्सी ने। आप नोट करें, मैंने लिखा नहीं यहाँ, आप नोट करेंगे, इंवर्टेड कोमा में लेंगे इसको। मैक्सी ने कहा है कि दैट, जब जहाँ दैट आ जाता है वहाँ इंवर्टेड कोमा आता ही आता है। आपने अंग्रेजी का अध्ययन किया होगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़े होंगे, तो आप लिखेंगे मैक्सी ने कहा है कि अरस्तु प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक हैं। ठीक है, ये मैक्सी कह रहे हैं। एक विद्वान और है डैनिंग। डैनिंग ने क्या कहा है? डैनिंग ने अरस्तु को या अरस्तु के बारे में कहा है कि पश्चिमी जगत, नोट करें, पश्चिमी जगत में राजनीति विज्ञान का प्रारंभ अरस्तु से होता है। पूरा नोट करेंगे। डैनिंग ने कहा है कि पश्चिमी जगत में राजनीति विज्ञान का प्रारंभ अरस्तु से होता है। किससे होता है पश्चिमी जगत में राजनीति विज्ञान का प्रारंभ? अरस्तु से। ये बात किसने कही है? डैनिंग ने कही है। और प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक अरस्तु हैं, ये बात किसने कही है? मैक्सी ने कही है। अब मैं पूछता हूँ आपसे, राजनीति विज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु। प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक कौन है? अरस्तु। अरस्तु को प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक किसने कहा? मैक्सी ने। पश्चिमी जगत में राजनीति विज्ञान का प्रारंभ अरस्तु से होता है, ये बात किसने कही है? डैनिंग ने। और प्रश्न, पश्चिमी जगत में राजनीति विज्ञान का प्रारंभ किस राजनीतिक विचारक से होता है? अरस्तु से होता है। इस तरीके से कितने ही इसके ऊपर प्रश्न बनते हैं, तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं हम। बेटा, अरस्तु को राजनीति विज्ञान का पिता, जनक, संस्थापक क्यों कहा जाता है? इसके कुछ कारण हैं। इन कारणों को हमने 9 बिंदु के रूप में आपको समझाने का प्रयास किया है। तो नोट करें, निम्न कारणों के आधार पर, नोट करो, निम्न कारणों के आधार पर राजनीति विज्ञान का जनक अरस्तु को माना जाता है। अरस्तु को माना जाता है, मतलब कुछ कारण ऐसे हैं जिनकी वजह से
अरस्तु को राजनीति विज्ञान का पिता माना गया है, जबकि अरस्तु से पहले व्यवस्थित रूप में राजनीतिक चिंतन की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन फिर भी अरस्तु को राजनीति विज्ञान का पिता माना। इसके ये 9 मुख्य कारण हैं जिसके आधार पर आप इसको समझ सकते हैं। पहला, आगमनात्मक विधि का अनुसरण। बेटा नोट करो इसको, आगमनात्मक विधि का अनुसरण। नोट करो, आगमनात्मक विधि का अनुसरण। बेटा अरस्तु से पहले अरस्तु के जो गुरु हैं वो कौन है बेटा? प्लेटो। प्लेटो ने कौन सी पद्धति अपनाई थी? मैंने प्लेटो की पद्धतियाँ, अरस्तु की पद्धतियाँ इसके ऊपर लेक्चर अपलोड कर दिया है। प्लेटो ने कौन सी पद्धति अपनाई थी? निगमनात्मक पद्धति में क्या होता है? निगमनात्मक पद्धति में सामान्य से विशेष की तरफ जाता है। मतलब निगमनात्मक पद्धति में पहले कल्पना की जाती है और उस कल्पना को प्राप्त करने के लिए, उस आदर्श को प्राप्त करने के लिए सिद्धांत दिए जाते हैं। जैसे प्लेटो का जो आदर्श था वो क्या था? आदर्श राज्य की स्थापना। अब आदर्श राज्य की स्थापना कैसे हो, इसके लिए इन्होंने विभिन्न सिद्धांत दिए हैं, जैसे दार्शनिक राजा का सिद्धांत, साम्यवाद का सिद्धांत, शिक्षा का सिद्धांत, न्याय का सिद्धांत, दुनिया भर के सिद्धांत दिए। तो निगमनात्मक पद्धति में सामान्य से विशेष की तरफ जाता है, जबकि आगमनात्मक विधि के अंतर्गत विशेष से सामान्य की तरफ जाया जाता है। क्या? विशेष से सामान्य की तरफ जाया जाता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अरस्तु ने अपने समय के 158 संविधानों का अध्ययन किया। मतलब अरस्तु ने अपने समय में 158 नगर राज्यों के संविधानों का अध्ययन किया और उन संविधानों का अध्ययन करने के बाद में उन्होंने तथ्य इकट्ठे किए और तथ्यों के आधार पर फिर अपने सिद्धांत दिए। और सबसे अच्छा जो सिद्धांत, सबसे महत्वपूर्ण जो सिद्धांत है वो अरस्तु का क्रांति का सिद्धांत है। तो डेफिनेटली अरस्तु तथ्यों के आधार पर सिद्धांत बताते हैं। मतलब अरस्तु ने आगमनात्मक विधि का प्रयोग किया। इसका मतलब ये कि आगमनात्मक विधि में विशेष से सामान्य की तरफ जाया जाता है। मतलब इसमें पहले तथ्य एकत्रित किए जाते हैं और तथ्यों के आधार पर सामान्य सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। अरस्तु ने ऐसा ही किया। अरस्तु ने पहले तथ्य इकट्ठी किए और तथ्यों के आधार पर सिद्धांत बनाए, जबकि प्लेटो कल्पना के आधार पर, मतलब पहले कल्पना कर लेते हैं और उस कल्पना को प्राप्त करने के लिए ये सिद्धांत देते हैं। मूल बात यह है कि प्लेटो मूल्यों की बात करते हैं, अरस्तु तथ्यों की बात करते हैं। फिर बताता हूँ, निगमनात्मक विधि के अंतर्गत, नोट करिए आप, निगमनात्मक विधि के अंतर्गत सामान्य से विशेष की तरफ जाया जाता है। मतलब पहले एक कल्पना की जाती है, उस कल्पना को, उस आदर्श को प्राप्त करने के लिए फिर विभिन्न प्रकार के सिद्धांत दिए जाते हैं। मतलब इसमें मूल बात ये कि मूल्यों की बात की जाती है, कल्पना की बात की जाती है निगमनात्मक विधि के अंतर्गत। जबकि आगमनात्मक विधि के अंतर्गत पहले तथ्य इकट्ठी किए जाते हैं और तथ्यों के आधार पर, निरीक्षण के आधार पर, अवलोकन के आधार पर सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। अरस्तु ने ऐसा ही किया है, इसे ही आगमनात्मक विधि कहते हैं और अरस्तु ने आगमनात्मक विधि का ही प्रयोग किया है, आगमनात्मक विधि का अनुसरण किया है। तो यहाँ ये बात स्पष्ट होगी, प्लेटो की जो पद्धति है मुख्यतः निगमनात्मक है, अरस्तु की जो पद्धति है वह आगमनात्मक है। इसको उद्गमनात्मक विधि भी कहा जाता है। अरस्तु की पद्धति मैंने पिछले लेक्चर में आपको समझा दी है। दूसरा जो कारण है अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहने का, ये सबसे महत्वपूर्ण है, यह है राजनीति शास्त्र को नीति शास्त्र से पृथक करना। बेटा नोट करें, राजनीति शास्त्र को नीति शास्त्र से पृथक करना। अरस्तु के जो गुरु थे प्लेटो ने अपनी रचना रिपब्लिक के अंतर्गत नीति शास्त्र, राजनीति शास्त्र का पृथक्करण नहीं किया, बल्कि प्लेटो ने ये कहा कि ये सब दर्शन शास्त्र के अंग हैं, ये सब दर्शन शास्त्र के अंग हैं। अतः प्लेटो ने राजनीति शास्त्र को नीति शास्त्र से अलग नहीं किया। सबसे पहले नीति शास्त्र से राजनीति शास्त्र को अलग किसने किया है? अरस्तु ने किया है। और अरस्तु की रचना, सबसे महत्वपूर्ण रचना, राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण रचना पॉलिटिक्स है। और पॉलिटिक्स में अरस्तु ने राजनीति शास्त्र को नीति शास्त्र से बिल्कुल अलग किया। कैसे किया? जैसा कि अरस्तु ने स्वयं ने ये बताया है कि नीति शास्त्र का संबंध साध्य से होता है, उद्देश्य से होता है, जबकि राजनीति शास्त्र का संबंध साधन से। मतलब जो ये साध्य है, जो ये उद्देश्य है, इस उद्देश्य की प्राप्ति का साधन है राजनीति विज्ञान। जबकि नीति शास्त्र साध्य
लक्ष्य उद्देश्य तय करता है। इसका मतलब ये हुआ कि नीति शास्त्र का संबंध साध्य से होता है, उद्देश्य से होता है, जबकि राजनीति विज्ञान का संबंध साधन से होता है। और वास्तव में यदि देखा जाए तो अरस्तु ने अपने समय के ये उदाहरण एक ऐसा है जिसको याद रखना है। अरस्तु ने अपने समय के 158 संविधानों का अध्ययन किया और 158 संविधानों का अध्ययन करने के बाद में इन्होंने अपनी बातें बताई हैं। तीसरा जो कारण है राजनीति विज्ञान का जनक अरस्तु को कहने का, ये है यथार्थवादी विचारक। बेटा अरस्तु एक यथार्थवादी विचारक है, जबकि प्लेटो क्या है, आदर्शवादी विचारक हैं। प्लेटो ने अपनी बातें कल्पना के आधार पर कही हैं, जबकि अरस्तु ने जो भी सिद्धांत दिए हैं, जो भी बातें कही हैं, वो तथ्यों के आधार पर कही हैं, क्योंकि इन्होंने अपने समय के 158 संविधानों का अध्ययन किया, 158 नगर राज्यों के संविधानों का अध्ययन किया और उसके बाद में अपनी बात कही। अतः कहा जा सकता है कि अरस्तु एक आदर्शवादी विचारक नहीं है, बल्कि एक यथार्थवादी विचारक हैं। और यथार्थवादी विचारक होने के कारण ही अरस्तु ने कहा कि दो अतियों के बीच का मार्ग अपनाया जाना चाहिए, जिसको कि अरस्तु ने मध्यम मार्ग की संज्ञा दी। इसलिए कहा जा सकता है कि अरस्तु ने हमेशा प्रत्येक क्षेत्र में मध्यम मार्ग को अपनाने की बात कही है कि अति ना हो, किसी भी चीज़ की मध्यम मार्ग को अपनाया जाना चाहिए। ये बात हम दैनिक जीवन में भी बोलते रहते हैं क्या, कि भी ऐसा है, अति ठीक नहीं है, अति के बाद में अंत होता है। तो इसका मतलब ये है कि भाई बीच का रास्ता होना चाहिए। तो ये मध्यम मार्ग की बात करने वाले भी कौन है, अरस्तु हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अरस्तु एक यथार्थवादी विचारक हैं। चौथा है राज्य के पूर्ण सिद्धांत का क्रमबद्ध निरूपण। अरस्तु ही वो पहले विचारक हैं जिन्होंने राज्य के पूर्ण सिद्धांत का क्रमबद्ध रूप में निरूपण किया। क्या, अरस्तु ही वह पहले विचारक है जिन्होंने राज्य के पूर्ण सिद्धांत का क्रमबद्ध रूप में निरूपण किया। कैसे किया? अरस्तु ने सबसे पहले ये बताया अपनी रचना पॉलिटिक्स में कि राज्य का जन्म कैसे हुआ है, राज्य का कैसे विकास हुआ, इसी के साथ में राज्य के कार्य क्या हों, राज्य का उद्देश्य क्या हो, है संविधानों के बारे में, संविधानों का वर्गीकरण किया। इन्होंने वास्तविक रूप में देखा जाए तो संविधान की जब बात आती है, संविधान की वर्गीकरण की जब बात आती है, तो निश्चित रूप में हम ये कहेंगे कि इन्होंने जो है मतलब पूर्ण रूप में प्रत्येक बात का क्रमबद्ध रूप में वर्णन किया है। अतः कहा जा सकता है कि सबसे पहले व्यवस्थित रूप में राज्य के पूर्ण सिद्धांत का निरूपण वर्णन यदि किसी ने किया है तो वह अरस्तु ने किया है। इससे पहले प्लेटो ने ऐसा कोई वर्णन नहीं किया है। मतलब राज्य की ज़्यादातर बातों का जो उल्लेख है वो अरस्तु ने अपनी रचना पॉलिटिक्स में किया है, इसलिए इनको राजनीति विज्ञान का जनक कहा जा सकता है। जैसा कि एक विद्वान है बारकर कहते हैं कि अरस्तु के विचार प्रायः आधुनिकतम है, भले ही अरस्तु का राज्य केवल एक नगर राज्य ही रहा है। मतलब देखो कितनी महत्वपूर्ण बात, बारकर कह रहे कि अरस्तु के विचार ऐसे हैं जैसे बिल्कुल आधुनिक हैं। हालांकि ये बात सत्य है कि अरस्तु का राज्य केवल एक नगर राज्य, एक सिटी स्टेट था, क्योंकि प्लेटो अरस्तु के समय में नगर राज्य हुआ करते थे, सिटी स्टेट होते थे। तो प्लेटो के विचार भी नगर राज्य तक सीमित रहे, अरस्तु के विचार भी नगर राज्य तक सीमित रहे, जबकि अरस्तु के समय में विशाल साम्राज्य की स्थापना की शुरुआत हो चुकी थी। क्योंकि इनके जो शिष्य थे सिकंदर महंत डेफिनेटली मैं ये कह सकता हूँ कि विशाल साम्राज्य की स्थापना करने का प्रयास कर रहे थे। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि अरस्तु के जो विचार है बिल्कुल आधुनिक है, आधुनिक विचार हैं। ये बात पूर्णतः सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हालांकि अरस्तु का जो संबंध था वो नगर राज्यों से ही था। और इसी के साथ में अरस्तु ही वो प्रथम विचारक हैं जिन्होंने ये कहा कि मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मनुष्य राज्य और समाज के बिना नहीं रह सकता। ये बात सबसे पहले किसने कही है? ये बात सबसे पहले अरस्तु ने कही है। जैसा कि अरस्तु स्वयं कहते हैं कि जो व्यक्ति ये कहता है कि मुझे राज्य और समाज की कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि अरस्तु के समय में, प्लेटो के समय में राज्य और समाज में कोई अंतर नहीं माना जाता था, राज्य और समाज का पर्यायवाची रूप में प्रयोग किया जाता था। आधुनिक समय में राज्य और समाज में अंतर माना जाता है। इसलिए भले ही आप ये कहें कि मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, तो अरस्तु के समय में इन दोनों का एक ही अर्थ लिया जाता था। तो अरस्तु ये कह रहे कि जो व्यक्ति ये कहता है कि मुझे राज्य और समाज की कोई ज़रूरत नहीं है, राज्य या समाज की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि वो मनुष्य नहीं है, या तो वह
पशु है या वह देवता है। मतलब अरस्तु कहते हैं कि मनुष्य राज्य के बिना नहीं रह सकता, मनुष्य समाज के बिना नहीं रह सकता, समाज के बिना, राज्य के बिना या तो देवता रह सकते हैं या फिर पशु रह सकता है, मनुष्य नहीं रह सकता। इसलिए अरस्तु कहते हैं कि मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी। ये बात भी सबसे पहले अरस्तु ने कही है, इसलिए अरस्तु को राजनीति विज्ञान का पिता कहा जाता है। बेटा 5वां है इसका कारण संविधानों का वैज्ञानिक वर्गीकरण। वास्तव में यदि देखा जाए तो संविधानों का वैज्ञानिक वर्गीकरण सबसे पहले अरस्तु ने किया है। हालांकि संविधानों की वर्गीकरण की बात आती है तो अरस्तु के जो गुरु हैं प्लेटो ने भी शासन प्रणालियों का जिक्र किया था। ऐसी बात नहीं कि शासन प्रणालियों का वर्णन पहले नहीं किया गया है, लेकिन वैज्ञानिक रूप में यदि संविधानों का वर्गीकरण सबसे पहले किसने किया है तो वह किसने किया है बेटा, अरस्तु ने किया है। जैसे कि अरस्तु ने 6 प्रकार की शासन प्रणालियाँ बताई है, 3 शुद्ध और 3 अशुद्ध या विकृत, 3 अच्छी 3 बुरी, ऐसे भी कह सकते हैं। तो 3 शुद्ध शासन प्रणाली उन्होंने कौन कौन सी बताई है। जैसे पहला है राजतंत्र, जिसमें एक व्यक्ति का शासन होगा, कुलीन तंत्र जिसमें कुछ व्यक्तियों का शासन होगा, या संयुक्त प्रजातंत्र या बहुतंत्र। ये 3 जो है शुद्ध रूप हो गए। इसके बाद में इनके विकृत रूप, राजतंत्र का विकृत या अशुद्ध रूप क्या हो जाएगा, राजतंत्र का ये मैं संवैधानिक वर्गीकरण में अलग से आपको डिटेल समझाऊंगा, यहाँ थोड़ा संकेत दे रहा हूँ। राजतंत्र का विकृत रूप क्या हो जाएगा, निरंकुश तंत्र। कुलीन तंत्र का विकृत या बिगड़ा हुआ रूप क्या हो जाएगा, वर्ग तंत्र या धनिक तंत्र। और संयुक्त प्रजातंत्र का विकृत रूप क्या बताया है अरस्तु ने, भीड़ तंत्र। तो इस तरह से अरस्तु ने टोटल कितनी प्रणालियाँ बताई हैं, 6 प्रणालियाँ बताई हैं, 6 शासन प्रणालियाँ बताई हैं, जिनमें 3 शुद्ध हैं और 3 अशुद्ध हैं, या 3 अच्छी हैं 3 बुरी हैं। 3 शुद्ध हैं 3 विकृत हैं, 3 अच्छी हैं 3 बुरी है, टोटल 6 शासन प्रणालियाँ होगी। तो अरस्तु ने ही सबसे पहले वैज्ञानिक जो वर्गीकरण किया था वो किया था। मतलब अरस्तु ने सबसे पहले शासन प्रणालियों का वैज्ञानिक वर्गीकरण किया है, इसलिए इसको जो है हम कहेंगे कि राजनीति विज्ञान का पिता कहा जाता है। और इसी के साथ में हम ये कहेंगे कि संविधान और संविधानवाद का यदि जनक है तो वो अरस्तु है। मतलब अरस्तु को ही संविधान और संविधानवाद का पिता माना जाता है, अरस्तु को ही संविधान और संविधानवाद का पिता माना जाता है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। बाकी इनकी ज़्यादा व्याख्या हम नहीं करेंगे क्योंकि संविधानों के वर्गीकरण के ऊपर मैं अलग से लेक्चर अपलोड करूँगा। ठीक है बेटा। नागरिकता, 6 है नागरिकता की व्याख्या। अब नागरिकता का सिद्धांत भी अरस्तु ने दिया, तो नागरिकता के ऊपर मैं अलग से लेक्चर अपलोड करूंगा, यहाँ तो थोड़ा सा संकेत मात्र करेंगे। 6 कारण है जिसकी वजह से अरस्तु को राजनीति विज्ञान का पिता माना जाता है। नागरिकता की व्याख्या बेटा वास्तविक रूप में देखा जाए तो नागरिकता की जब व्याख्या अरस्तु ने की है अपनी रचना पॉलिटिक्स में, तो ये नागरिकता की जो व्याख्या है, नागरिकता की जो अवधारणा है, ये अरस्तु की मौलिक देन है। क्यों? आप देखिएगा अरस्तु के अनुसार नागरिक कौन है। अरस्तु ने कहा है कि जो न्याय प्रशासन में जो राज्य के क्रियाकलाप में निर्णय निर्माण में भाग लेता है, केवल वो नागरिक है, बाकी अनागरिक है। इसका मतलब ये है कि जो प्रशासनिक कार्यों में, न्याय प्रशासन में, निर्णय निर्माण में भाग लेते हैं, केवल वो नागरिक हैं, बाकी नागरिक नहीं हैं। अब ये कहा जाता है कि अरस्तु की नागरिकता की व्याख्या को, परिभाषा को आज थोड़ा लागू करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब ये तर्क वितर्क का विषय, इसके ऊपर हम ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे, तब जाएंगे जबकि हम नागरिकता का सिद्धांत समझाएंगे। यहाँ तो सिर्फ ये ध्यान रखना है आपको कि नागरिकता की भी जो गंभीरता से व्याख्या की है सबसे पहले अरस्तु ने की है, इसलिए अरस्तु को राजनीति विज्ञान का पिता माना जाता है। और नागरिकता की अवधारणा यदि एक मौलिक देन किसी की है, नए सिरे से किसी ने ये देन दी है, तो ये किसने दिया है, अरस्तु ने दिया है। इसको आप जो है आगे जब हम नागरिकता का सिद्धांत समझाएंगे तब अच्छे से समझ लेंगे। यहाँ तो इतना ही नोट कर लेंगे। 7वां जो कारण है जिसके आधार पर अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है वह है बेटा कानून की सर्वोच्चता का प्रतिपादन। हालांकि अरस्तु के जो गुरु हैं प्लेटो ने अपनी अंतिम रचना द लॉज के अंतर्गत कानून के शासन की बात कह दी थी, ऐसी बात नहीं है, कानून के शासन की बात कह दी थी द लॉज के अंतर्गत। और जहाँ प्लेटो अपनी बात समाप्त करता है वहीं से अरस्तु अपनी बात का श्री गणेश करता है, प्रारंभ करता है। लेकिन स्पष्ट रूप में कानून की सर्वोच्चता की बात यदि कोई करता है तो सबसे पहले वो अरस्तु करता है। कौन करता है? सबसे पहली बात अरस्तु करता है, क्योंकि प्लेटो द लॉज में कह तो रहा है, लेकिन उसकी अंतरात्मा यही कह रही है कि यदि कोई बुद्धिमान व्यक्ति मिल जाए तो व्यक्ति का शासन ठीक है। पर अंत में कहा कि ऐसा दार्शनिक राजा लाए कहाँ से, इसलिए उन्होंने कानून के शासन को स्वीकार किया, लेकिन बेईमान से स्वीकार किया है। और इन्होंने ये कहा कि भी चलो दार्शनिक राजा के शासन को ही कानून का शासन का रूप दे दिया जाए। प्लेटो ये बात कहते हैं, लेकिन बेईमान से कहते हैं, जबकि अरस्तु
खुले रूप में स्पष्ट रूप से मन से तहे दिल से ये बात स्वीकार करते हैं कि कानून की सर्वोच्चता या कानून का शासन ही ठीक है। इसलिए कानून की सर्वोच्चता का प्रतिपादन यदि सबसे पहले किसी ने किया है कि भाई कानून का शासन ही सही है, तो ये बात किसने कही? सबसे पहले अरस्तु ने कही है। इस आधार पर अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक माना जाता है। इसी के साथ में हम ये कह सकते हैं कि अरस्तु की जो ये सर्वोच्चता की बात की है, अरस्तु ने कानून की सर्वोच्चता की बात की है कि भाई कानून का शासन ही ठीक है, कानून की सर्वोच्चता होनी चाहिए, कानून का शासन होना चाहिए, विधि का शासन होना चाहिए। ये जो बात कही है अरस्तु ने, इस बात के अंतर्गत या कानून की सर्वोच्चता के अंतर्गत वैधानिक संप्रभुता के बीज निहित हैं। मतलब आगे जाकर के वैधानिक संप्रभुता की बात कही गई, वैधानिक संप्रभुता के ऊपर काफ़ी विचारकों ने अपने विचार दिए। तो ये बीज रूप में अरस्तु ने जो कानून की सर्वोच्चता की बात की, इसमें निहित हैं और इसके आधार पर ये आगे विद्वानों ने अपनी बात कही है, जैसा कि ग्रोसियस, जेरेमी बेंथम, थॉमस हॉब्स, जॉन ऑस्टिन और हेरल्ड जोसेफ लास्की, इन्होंने वैधानिक संप्रभुता की जो व्याख्या की है वह अरस्तु की कानून की सर्वोच्चता के आधार पर ही की है। आधार किसको लिया है? कानून की सर्वोच्चता को। हाँ, ये बात सत्य है कि संप्रभुता के बारे में सबसे ज़्यादा स्पष्ट रूप में लिखने वाले या संप्रभुता का जो सिद्धांत देने वाले हैं दुनिया में व्यवस्थित रूप में, ये कौन है? जॉन ऑस्टिन है। ये ध्यान रखना है, आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है। संप्रभुता का सिद्धांत किसने दिया? जॉन ऑस्टिन ने दिया। व्यवस्थित रूप में लिखा जॉन ऑस्टिन ने। तो ये सब के ऊपर आगे आपको समझाऊंगा एक एक करके। 8वां है सरकार के अंगों का निर्धारण। बेटा, सबसे पहले अरस्तु ही ऐसे विचारक हैं जिन्होंने सरकार के अंगों का निर्धारण किया। आधुनिक समय में सरकार के कितने अंग माने जाते हैं बेटा? 3, व्यवस्थापिका, कार्यपालिक, न्यायपालिका। इनका संकेत अरस्तु ने दे दिया था अपनी रचना पॉलिटिक्स में। कैसे? जैसे अरस्तु ने अपनी रचना पॉलिटिक्स के अंतर्गत नीति निर्धारक, प्रशासकीय और न्यायिक, इन 3 अंगों की बात की है। ये ठीक इसी प्रकार लग रहे हैं जैसे आधुनिक समय में जो व्यवस्थापिका है वो तो नीति निर्धारक के रूप में है, आधुनिक समय में जो कार्यपालिका है वह प्रशासकीय अंग के रूप में अरस्तु ने जो बताया है, और जो न्यायिक है, अरस्तु का जो न्यायिक है, ये आधुनिक समय में न्यायपालिका के समान है। अरस्तु ने वास्तविक रूप में नीति निर्धारक आधुनिक समय में व्यवस्थापिका, प्रशासकीय अंग आधुनिक समय में कार्यपालिका, न्यायिक आधुनिक समय में न्यायपालिका, अरस्तु ने इन तीनों के कार्यों और संगठनों का व्यापक रूप में अपनी रचना पॉलिटिक्स में उल्लेख किया है। अतः कहा जा सकता है कि सरकार के अंगों का निर्धारण यदि सबसे पहले किसी ने किया है तो वह अरस्तु ने किया है। अरस्तु ने सरकार के 3 ही अंग बताए हैं जो कि आगे चल करके शक्ति पृथक्करण और नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत की आधार भूमि बने हैं। ये मतलब अरस्तु ने जो सरकार के 3 अंग बताए हैं ये आगे चल करके शक्ति पृथक्करण और नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत का आधार बनते हैं। मैं शक्ति पृथक्करण, नियंत्रण और संतुलन के ऊपर कितने लेक्चर अपलोड कर चुका हूं, आप प्लेलिस्ट में देखेंगे आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत, पॉलिटिकल थ्योरी के अंतर्गत। और अंतिम 9वां कारण है राजनीति पर भौगोलिक एवं आर्थिक प्रभावों का अध्ययन। अरस्तु ही सबसे पहले वो राजनीतिक विचारक है जिन्होंने ये बताया है कि राजनीति के ऊपर भौगोलिक परिस्थितियां और आर्थिक परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है। क्या? राजनीति के ऊपर भौगोलिक परिस्थितियां और आर्थिक परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है। एक उदाहरण देकर के समझाऊंगा। जैसे आर्थिक की बात आती है तो अरस्तु ने स्पष्ट कहा है कि राज्य के अंतर्गत संघर्ष का मूल कारण होता है धन और निर्धन, मतलब धनी और निर्धन, अमीर और गरीब के बीच का संघर्ष। अमीर और गरीब के बीच का जो संघर्ष होता है ये वास्तविक रूप में देखा जाए तो राज्य की सबसे मुख्य समस्या है। अब ये बात सही भी है, आज तक भी सत्य है। ये तो आर्थिक प्रभाव हो गया राजनीति के ऊपर। दूसरा है अरस्तु भौगोलिक परिस्थितिक प्रभाव की बात भी करते हैं और ये कहते हैं, क्या कहते हैं कि नगर राज्य को समुद्र तट के पास बसाना चाहिए। क्यों? इससे व्यापार में सुविधा होती है। तो निश्चित रूप में अरस्तु ने अपनी रचना पॉलिटिक्स के अंतर्गत ये बताया है कि राजनीति के ऊपर भौगोलिक परिस्थितियों और आर्थिक परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है। ये बात सबसे पहले स्पष्ट रूप में बताने वाले अरस्तु हैं, इसलिए अरस्तु को राजनीति विज्ञान का पिता माना जाता है। तो इन 9 बिंदुओं के आधार पर आप ये बता सकते हैं, समझा सकते हैं, स्पष्ट कर सकते हैं कि भाई जो अरस्तु हैं इनको राजनीति विज्ञान का पिता क्यों माना जाता है।
अरस्तू को जो है प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक क्यों माना जाता है, ये बातें अच्छे से आप इन 9 बिंदुओं के आधार पर समझ सकते हैं। और जो विद्यार्थी इस बात को नहीं समझेगा वो राजनीति विज्ञान को भी अच्छे से नहीं समझ पाएगा, क्योंकि सब कुछ इसके अंतर्गत समाहित है। मैं तो ये कहूँगा इस दुनिया में वाद केवल 2 ही हैं, प्लेटोवाद और अरस्तुवाद। जो कल्पना की बात करता है, जो आदर्श की बात करता है, वो प्लेटो का अनुयायी है, मतलब प्लेटो से सीख रहा है। और जो यथार्थ की बात करता है, वास्तविकता की बात करता है, तथ्यों की बात करता है, वो अरस्तु का अनुयायी है। इसका मतलब ये हुआ जो मूल्यों की बात करता है, जो आदर्श की बात करता है, वो प्लेटो का चेला है, शिष्य है। और जो तथ्य की बात करता है, जो यथार्थ की बात करता है, जो वास्तविकता की बात करता है, वो किसका शिष्य है, अरस्तु का है। इसलिए कहा जा सकता है कि दुनिया में वाद केवल 2 ही हैं, प्लेटोवाद और अरस्तुवाद। बाकी सब इनकी नकल मात्र है। जितने भी वाद, जितने भी सिद्धांत दिए गए हैं, तो अंत में आप ये नोट कर लेंगे इस दुनिया में केवल वाद 2 ही हैं, प्लेटोवाद और अरस्तुवाद। इसका मतलब ये है कि राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों को प्लेटो और अरस्तु को अच्छे से समझना चाहिए। इन दोनों राजनीतिक विचारकों को यदि आप अच्छे से समझ जाते हैं तो आपको राजनीति विज्ञान समझने में कतई दिक्कत नहीं है। कारण क्योंकि प्लेटो राजनीति दर्शन का जनक है और अरस्तु राजनीति विज्ञान का जनक है। राजनीति दर्शन मीन्स मूल्यों की बात होती है, राजनीति विज्ञान मीन्स तथ्यों की बात हो रही है। इसके अंतर्गत प्लेटो मूल्यों की बात करता है, अरस्तु तथ्यों की बात करता है। प्लेटो आदर्श की बात करता है, अरस्तु यथार्थ की बात करता है। सब कुछ इसमें समाहित हो जाता है। तो मुझे विश्वास है आप ये बात अच्छे से समझ गए होंगे कि अरस्तु जो है राजनीति विज्ञान के जनक क्यों कहलाते हैं। यस बेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।